गुरु महाराज जी ने जो बात की उसमें बता दूं कि कल भी एक यहाँ कार्यक्रम था और मैं इस विषय में मैंने एक व्याख्यान दिया था। मैं जो है 2015 से लेकर के 2022 तक झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में पद स्थापित था, जहाँ पर कि जो हथियारबंद माओवादी जो होते हैं वो भारत की डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करते हैं और वो अपने तरीके से सत्ता चलाना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि सत्ता में आना हो तो इलेक्शन वगैरह करके लोगों का दिल जीत के नहीं आना, बंदूक उठानी है और बंदूक से व्यक्ति को मारना है, प्रशासन को मारना है, पुलिस को मारना है, फौज को मारना है और फिर सत्ता में आना है। ये जो थ्योरी है ये चीन में चली हुई है, जो माओ तसेतुंग में दी थी, इसलिए वो माओवाद कहलाता है। उसी क्षेत्र में जब 2015 में मेरी पोस्टिंग हुई तो शुरू में जब पद स्थापना हुई तो मुझे उस फील्ड का न तो अनुभव था और वहाँ का अलग ही माहौल था, तो थोड़ा सा डर भय सब कुछ था और ना मेरे पास कोई इतनी बड़ी सिफारिश थी कि मैं वहाँ से अपनी पोस्टिंग से नाम कटवाऊँ। तो जब मैं वहाँ पर रहते रहते मैंने ये देखा कि यदि आपको उस इलाके के अंदर सर्वाइव करना है, रहना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैं पद स्थापित हुआ था उस जगह पर वर्ष 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर उन्होंने 9 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। 2013 में वहाँ के एसपी को उन्होंने एक एम्बुश में उसके 6 बॉडीगार्ड के साथ भी मार दिया था। और इसके अलावा 2012 में वहाँ पर एक थानेदार को मार दिया था। छोटी मोटी उनकी जो मार वगैरह होती रहती थी। 2015 में जब मैं पदस्थापित हुआ तो अक्टूबर की 10 तारीख 2015 में हमारी टीम जो है ऐसे बाहर निकली हुई थी और हमारी बगल वाली कंपनी है तो दूसरे इलाके में निकली हुई थी। माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया और हमारे 2 जवानों को शहीद कर दिया। उसके बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि इस इलाके में रहना है तो हो सकता है कि कल आपका भी नंबर आ जाए, तो इनसे ठीक ठाक तरीके से ही लड़ा जाए। इसी कड़ी में मैं पिछली बार जब राजपूत समाज अपना हॉस्टल में जब कार्यक्रम था तो मैं गुरु जी को कुछ कहानियां बता रहा था। मैं गुरु जी को दूसरे एनकाउंटर की कहानी बताऊंगा। 2 जुलाई 2013 को जब एसपी को मारा था, उसको मारने के बाद में एसपी का जो AK-47 हथियार था, वहाँ पर पुलिस वगैरह AK-47 हथियार रखती है, हमारे यहाँ पुलिस दर्ज रखती है, क्योंकि हमारी पब्लिक सीधी है, वहाँ के माओवादी है वो गोली मार, वो भी AK-47 इंसास हथियार जो होते हैं बड़े बड़े क्वालिटी के ऑटोमेटिक वो रखते हैं। तो एसपी साहब का जो AK-47 हथियार था वो माओवादियों ने मतलब एसपी साहब और उनके 6 बॉडीगार्ड को मार दिया और एसपी का जो हथियार था वो वहाँ पर एक बड़ा माओवादी नेता था जिसका नाम था तालादा, उसने अपने पास में रख दिया। तो 2015-16 में हमने कुछ माओवादी पकड़े थे, उनकी पूछताछ से पता चला था कि एसपी का हथियार किसके पास है, तो बोला तालादा के पास है। तो 2018 में हमारी एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में हमने उनके 2 आदमी मारे थे। तो मतलब उस मुठभेड़ को मैं ही कमांड करा था, तो मैंने मतलब गोलियां चलाई थी, उसमें मतलब 2 लोगों को गोली लगी थी, मरे थे। तो उसके बाद में झारखंड के जो डीजीपी थे DK पांडेसर थे, वो दुमका में आए, हमारे जो यूनिट के अंदर हेलीकॉप्टर से उतरे और हमारे को सम्मानित किया और मुझे बोले कि नरपत सिंह राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, वहाँ सुना कि लोग बहुत डरते हैं, तो ऐसा लोग बोलते हैं तो हम तो फिर शहीद होने को भी तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो है तालादा के ऊपर काम करो। तो मैंने उस तालादा के विषय में जानकारी जुटाना शुरू की और हमारा जो सौभाग्य हमारे जो कुल देवी माँ बांकल ने साथ दिया, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद साथ था। तालादा के बारे में जब मैंने ज़्यादा जानकारी जुटाना शुरू की तो वहाँ पर क्या है कि 100 बाई 200 किलोमीटर का घना जंगल है। जैसे हमारे यहाँ जैसलमेर में सब के दौरे है, बिल्कुल भी वहाँ कुछ नहीं होता है, तो उसका विपरीत बिल्कुल वहाँ पर जंगल ही जंगल है। इतना घना जंगल कि आप जंगल के अंदर ज़्यादा लंबा चल नहीं सकते हैं, मच्छर बहुत है, उमस बहुत है और अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, और जंगलों के अंदर छोटे छोटे 5-7 घरों के मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ऐसे जंगल के अंदर जो तालादा अपने 25 लोगों का एक दस्ता उसके साथ में चलता था, कम से कम, मतलब वो कभी 50 हो जाता था, 100 भी हो जाता था। 25 लोग उसके साथ में रहते थे और वो कभी भी जंगल छोड़ के बाहर नहीं आता था। वो माओवादी है, वो भी फौज की तरह हरे कलर की वर्दी पहनते हैं, हथियार रखते हैं, बिल्कुल सेना की तरह वो रहते हैं। जैसे हम लोग कितना अनुशासित रहते हैं वो भी उतने अनुशासित रहते हैं। तो वो बड़ा कमांडर था, उस तक पहुंचने के लिए हमारे को बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। तो उसके ऊपर पूरी जानकारी जुटाई गई तो उसमें कोई कमी नहीं मिली, क्योंकि वो जिस दल में काम कर रहा था उस दल के साथ में बहुत ही अनुशासित था। वो कभी भी संगठन छोड़ के बाहर नहीं आता था, वो किसी प्रकार का कोई नशा व्यसन या कोई और भी अपनी ऐसी खराब चीज नहीं थी जिसके आधार पर भी उसको पकड़ा जा सके। जैसे आपके सामने हरी सिंह जी बैठे, ये किसी भी अपराधी को पकड़ते होंगे तो पहले पता करते होंगे कि अपराधी क्या क्या करता है। जैसे माना कि वो कहीं गलत जगह पे जाता है, जिस जगह पे गलत जाता है उस जगह पे अपना जो सोर्स खड़ा करते हैं। तो वैसे ही हमने उसके बारे में पता करने के बाद में कुछ पता नहीं चला, तो उसका एक बॉडीगार्ड था, उसके विषय में हमारे को जानकारी पता चली कि उसका बॉडीगार्ड जो है एक महिला से मिलने के लिए 2 महीने में 3 महीने में एक बार आता है। तो हमने हमारा एक वहाँ पर जो
सरकार बहुत पैसा खर्च करती है उनको खत्म करने के लिए। एक व्यक्ति हमने लंबे समय से उसको खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा बनाया, और उसको हमने बोला कि आप जो उस महिला से जो ताला का बॉडीगार्ड आता है वो हमको पकड़ाओ। वो व्यक्ति हमारी कही हुई तरीके से आगे चला, और सौभाग्यवश 12 जनवरी 2013 को ताला का बॉडीगार्ड जो है शाम को हमने, मतलब मेरे को उसने सूचना दी तो हम लोग गाँव में गए, तो वो गाँव में आया, वो बैठा था, गाँव के अंदर घुसे तो उसका हुलिया जैसे पता था, तो मैंने उसके सिर पे जाके ऐसे हथियार रखा और उसको बोला कि चलो यहाँ से। तो वो तो मैंने जब उसको देखा तो वो उसको बिल्कुल भय नहीं था। उसके सामने 5-7 लोग बैठे थे, जो कि जैसे गांव में फौजी छुट्टी आता है तो उसको कैसे लोग सुनते हैं, तो माओवादी जब गांव में आते हैं तो उनको लोग सुनते हैं। तो मुझे भी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो जब पहले वो छुट्टी आते थे तो पूरा गाँव उनको सुनता था, तो वो भी वैसी कहानियाँ सुनाता था माओवादी। जैसे मैंने उसके एक पोजीशन रखा मेरी टीम के साथ में, तो वो आगे तो 5-7 बैठे थे, वो ऐसे रोने लगे जैसे कभी विधवाएं होती है। तो उससे मुझे पता चल गया कि इन रोने वालों में से कोई बड़ा अपराधी है नहीं, एक मातृ अपराधी है। उसको उठाया साइड में, उससे पूछताछ की, और उसी की पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने जो सैन्य कार्रवाई होती है, जो युद्ध कलाएं सिखाई जाती है, हमने, हमारी टीम जो है एक एनकाउंटर कर चुकी थी, बहुत ही सक्षम उसमें जवान थे, बहुत बहादुर जवान थे। वो बहादुर जवान कल हमने यहाँ भी बुलाए थे। उनको एक और टीम बना करके हम लोगों ने रात में 11 बजे चलना शुरू किया, और सुबह 5 बजे ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उस व्यक्ति के अनुसार जो ताला था उसकी पार्टी हो सकती है। तो 5 बजे पहुंचे तो उसने बताया था कि यहाँ पर होने की संभावना है, तो वहां पर नहीं मिले। फिर उसे 1 किलोमीटर आगे गए, फिर 1 किलोमीटर आगे, 3 जगह ढूंढने के बाद में हमारे को वो नहीं मिले। तो चौथी जगह पर हमने एक जंगल के अंदर देखा कि घास वास झाड़ियाँ कटी हुई थी, वहां पर कुछ चावल बिखरे हुए थे और आग जली हुई थी। मैं ये जनवरी महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में ठंड होती है पूरे देश में। तो आग के अंदर पानी डाला हुआ था, तो उससे हमारे दिमाग में आया कि पानी तो इन्होंने यहाँ डाला है, तो कहीं पानी भरने गए होंगे। तो उसको हमने बोला कि तुम वहाँ ले चलो जहाँ पानी है। तो उसने बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे पानी है, तो पहाड़ियाँ ही है जहाँ ये हो रहा था, पहाड़ियाँ और जंगल है। तो हम लोग 2 किलोमीटर नीचे जाने के लिए वहाँ से रवाना हुए। तो 500 मीटर जैसे हम लोग रवाना हुए, 500 मीटर जाने के बाद में मैं आगे चल रहा था, तो वो मेरे पीछे हमारा एक सिपाही उसके हाथ बांधे हुए था और जा रहा था। मैंने उसको 500 मीटर जाने के बाद एक पटरी इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि इधर जाए, चला जाए कि इधर? तो उसने बोला इधर से भी जाओ, भले इधर से भी जाओ, कहीं भी जाओगे तो भी आप पानी के पास में पहुंच जाओगे, क्योंकि वो ऐसे घूम के जाती थी, वो ऐसे घूम के जाती थी। तो मेरे साथ में एक डिप्टी कमांडेंट थे, तब मैं असिस्टेंट कमांडेंट था, दलित शाह नाम के उत्तराखंड के अधिकारी थे। वो क्या है कि ऐसे खड़े हो गए मेरे, तो मैंने बोला कि सर इधर ही चलिए, तो वो इधर हम लोग चल दिए। तो जैसे हम लोग ऐसे यहाँ से 15 कदम चले होंगे, और यहाँ से तो ये दीवार है इतनी बीच में यूँ घनी झाड़ियाँ, उधर से एक और पगडंडी आ रही थी। वहाँ से जो है माओवादी का 50 माओवादियों का दस्ता जो है वो ऐसे चल रहा था। वो वहाँ से चलने के बाद में वो यहाँ से मतलब 20 मीटर आगे वो बाई की तरफ घुमा। तो जैसे ही वो बाई घुमा तो मैंने देखा कि 3, वो क्या है कि जंगल में रहते हैं, उनका झोला बना होता है, जब पिट्ठू खोज जैसे बड़े बड़े करके एक्सरसाइज करते हैं, वो हमेशा वैसे रहते हैं। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक पोजीशन के साथ में, एक इंसास के साथ में, और उसके पीछे एक इंसास में, और उसके पीछे एक महिला, जो कि एक हथियार होता है वहाँ पर SMG बोलते हैं, कार्बाइन, वो हथियार। तो मैंने उनको दलित सर को बोला कि सर ये सामने तो दिख रहा है, ये तो यहीं पर। तो ये क्या है कि मेरा दूसरा एनकाउंटर होने जा रहा था, और दलित साथ उनका पहला एनकाउंटर था ये। तो वो नंबर 1 पे चल गए थे। उन्होंने क्या किया कि हथियार की जो सेफ्टी होती है, गोली चलाने से पहले एक साथ में उधर एक ऐसा लगा होता है, उसको हटाया और उन्होंने गोली मारना शुरू कर दी। तो मुझे जब गोली एक बार चल गई तो अब उनको भी पता चल गया कोई तो इधर है। तो मैंने वहीं से खड़े खड़े अपने हथियार की सेफ्टी हटाई है, बॉडी और ताबड़तोड़ गोलियां मारी। हम दोनों ने एक मैगजीन खाली कर दी, मतलब 30 गोलियां आती है एक मैगजीन में, 60 गोलियां हम दोनों ने तुरंत खाली कर दी। हमारे पीछे और भी टीम थी, तो उन्होंने, हम लोग आगे थे, उन्होंने गोलियां चलाई। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति जो जब शुरू में गोली चली तो वो यूँ घुमा, उसने ऐसी गोलियां हवा में चलाना शुरू कर दी। उसको समझ में नहीं आया कि गोलियां कहाँ से आई है, तब तक हमारे में से किसी का निशाना सही जगह लग गया उसको। और मैंने देखा कि वो ऐसे करके गिर गया मुंह के बल। फिर मैं जोर से चिल्लाया, वो टीम मेरे साथ लंबे समय थी। तो मैंने बोला कि बाकी कुछ हमारे ऊपर के जो थे वो ऐसे फायर करने लगे। तो मैंने बोला आप गोलियां मत चलाओ, फायर स्टॉप। और फिर हमने बोला कि एडवांस, तो एडवांस का मतलब है कि आप आगे बढ़ो। तो जब आपको बहुत सुरक्षित तरीके से बढ़ना है, कॉलोनियों के बल में आगे बढ़ा जाता है, तो चीता चाल होती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हम लोग ऐसे पेट्रोलिंग करके गए तो देखा कि एक व्यक्ति जो है वो AK-47 के साथ ही उठ रहा था, पूरा वो मरा नहीं था। तो दूर से मैंने 10 मीटर से एक शॉट लिया, लेटे लेटे, जिसके कान को से गोली मार होगी, वो मर गया। तो साथ में एक जो लड़का था उसको पूछा कि इसकी पहचान करिए कौन है, जो उनका ही था, पकड़ के लाए थे। तो वो बोल रहा कि ताला था। मैंने बोला कि मेरी किस्मत हमारी नहीं है कि
थोड़े दिनों पहले डीजीपी बोल के गया और ताला था इतना ही जल्दी मर जाए। मैंने बोला दोबारा दे, तो वो कह रहा है कि मेरे साथ ताला था। तो मैं ये घटना है 13 जनवरी 2019 की। तो ये उस घटना का उसमें जैसे ही वो हुआ तो मैंने क्या किया कि 2015-16 के बाद में जो जियो नेटवर्क है वो जंगलों तक फैला है, वहाँ पर जियो का टावर आ रहा था। मैं मोबाइल फोन साथ में लेके चल रहा था। मैंने फोन से वहाँ के आईजी ऑपरेशन थे आशीष बत्रा सर, उनको फोन किया और हमारे आईजी थे हमारे गुरु थे संजय सर, उनको फोन किया। मतलब पहले मैंने बत्रा सर को फोन किया कि सर वो ताला था, बोला क्या बात कर, रविवार था, संडे की था, मतलब वो उसको सभी लोग जानते थे, उस तालादा को वहाँ का मुख्यमंत्री वगैरह सब जानता था। बोले कि तुम क्या बात कर रहे? मैंने बोला इसका बॉडीगार्ड नहीं बता रहा है। तो तब तक हमारे कुछ साथी इधर जो 25 लोग भागे थे, उन्होंने गोलियां चलाई, भागता हुआ आदमी गोली चला रहा था, तो हमारे साथियों ने फायर करना शुरू किया। तो मुझे बोला कि फोन काटो, पहले आप फायर का रिप्लाई करो, इलाके का पूरा कोर्डन करो, घेराव करो। तो ऐसे करके हमने घेराव किया। उसके बाद में मैंने हमारे आईजी संजय सर को फोन लगाया, उनको बताया कि ताला था। तो वो उस दिन संडे को सो रहे थे, वो बोले कि घर पर क्या बात कर रहे हो, जनवरी का महीना था, बोला नए साल में इतना बड़ा तोहफा। तो हम लोग वहाँ बैठे रहे, थोड़ी देर में हमारे डीजी थे एसएसजी के डीजी राजेश चंद्रा सर, उनका फोन आया, और फिर झारखंड के डीजीपी थे डीके पांडे थे, उनका फोन आया। उन्होंने बोला कि हमने फिल्में देखी है और आप लोगों ने फिल्मों जैसा काम किया है। तो ये घटना घटने के बाद में 10 बजे हमारी एक पीछे वाली वो टीम आई, जिन्होंने हमारे बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो हम लोग वहाँ से 10 बजे निकले थे, और 10 बजे निकलने के बाद हम लोग वहाँ से कोई 5 किलोमीटर आगे गए तो दुमका के लगभग 100 के आसपास में मीडिया आई हुई थी। तो मैं उस क्षेत्र में, मेरा ये दूसरा टेन्योर था और मैं 15 में गया था, तो 19 में मेरे को 4 साल हुए थे। मीडिया वाले मुझे सब जानते थे वहाँ। तो मुझे एक मीडिया वाला बोल रहा है कि अरे नरपत सर आप कहाँ से आए? मैंने बोला कि हम तो ऐसे ही आए जंगल से घूमते हुए, क्या हुआ? तो बोला आपको नहीं पता? मैंने बोला नहीं। बोला साइड में आओ। कोई साइड में ले जाके कह रहा है कि सबसे बड़ा माओवादी तालादा मारे गए। मैंने बोला सही में? बोला हाँ। अरे बोला आपके पुराने आदमी, आपको साथ में रहना चाहिए। मैंने बोला मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं कैसे बताऊँ? मैंने बोला आपको कैसे पता चला? तो बोला कि रांची के अंदर डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ जब बड़ा टेररिस्ट बनता है तो राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैंने बोला ठीक है। तो जहाँ पर मैं सरपंच स्थापित था वो झारखंड के ऊपर राजधानी है दुमका, वहाँ पर जनवरी में मुख्यमंत्री वहाँ आके ध्वजारोहण करता है। तो 25 जनवरी को रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, वह ध्वजारोहण करने के लिए आए। तो ध्वजारोहण करने के लिए आए तो उस वक्त के डीसी एसपी और वहाँ का जो प्रशासन ने तय किया कि हम लोग इस बार उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ के सबसे बड़े टेररिस्ट को मारा है। तो हमारे को पहले सूचना दी कि आज शाम को जैसे वहाँ पर एक जोहार हो बोले, जैसे ये माउंट टाउन में वहाँ जोहार हो रहे, तो बोला कि हम ऐसे खड़े, तो बोला है कि आप सबसे पहले हम पुकारना चाहेंगे असिस्टेंट कमांडेंट नरपत सिंह। तो मैं गया, मुझे शॉल उठाई और एक सर्टिफिकेट दिया रघुवर दास ने। तो मुझे बोला इधर देखो। जैसे मैंने इधर देखा तो टीवी वाला पत्रकार खड़ा था, वही पत्रकार जो मुझे कह रहा था कि आप कह नहीं हो, मुझे ऐसे ऐसे किया। और बाद में मैं जब उतर के नीचे गया तो मुझे बोला कि सर मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूँ, आप वहाँ से एनकाउंटर करके आए थे और आपने अंदर की बात बताई नहीं। तो मैंने बोला कि हमारा प्रोफेशन था उस वक्त न बताना, आपका प्रोफेशन था बातों को पता करना। तो ऐसा करके सर मेरे पास बिल्कुल, इसमें भी मेरे को 2022 के रिपब्लिक डे पर मुझे वीरता पदक मिला इसको मारने के लिए। तो ऐसे करके मेरे को 4 वीरता पदक मिले, 7 एनकाउंटर हुए, हमारे एक साथी शहीद हुआ, 5 को गोलियां लगी। कहानियाँ बहुत बड़ी है, 7 वर्ष बिताए मैंने वहाँ पर। और मंच जो है युवाओं को यहाँ पर बुलाया, इस काम के लिए बुलाया। तो मैं आपको जो गोली कहानी जो सुनाया हूँ, इसमें मेरा एक निवेदन रहेगा, यदि आप सशस्त्र बलों में जाते हो, अधिकारी बनते हो, तो आपको वैसे एडवेंचर के मौके बहुत मिलेंगे। और तैयारी कीजिए, बढ़िया बढ़िया। भारत के इतने बड़ा इलाका है, कहीं कहीं कुछ टेंशन होती रहती है, तो लड़ने का मौका हमेशा मिलता रहता है। मरुभूमि का गौरव बढ़ाते रहिए, गुरु महाराज से आशीर्वाद देते रहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।